नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका वन नॉट क्लासेस में। आज हम इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं आरएस प्रीलिम्स और मेंस के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये पोर्शन है। इसमें कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड किया गया है आरएस के इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस में। तो चैन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला जो टॉपिक है वो कौन सा, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। दूसरा स्पेस, डिफेंस, बायोटेक, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, ऑगमेंटेड रियलिटी, आरएफआईडी, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, इसके अलावा एज कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आईटी रूल 2020, साइंस, साइंटिफिक साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जितने भी है टॉपिक ये हम इसमें कवर करेंगे क्लास में। तो चलते हैं हम। फर्स्ट है नैनो टेक्नोलॉजी। तो इसकी परिभाषा और टाइमलाइन क्या है इसकी। तकनीकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ का नैनो पैमाने पर अध्ययन किया जाता है। मतलब नैनो पैमाने का मतलब होता है छोटे से छोटे स्तर पर, ठीक है। छोटे से छोटे स्तर पर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तथा परमाणविक आणविक स्तर पर उनकी संरचना में परिवर्तन कर विभिन्न एप्लीकेशन विकसित किए जाते हैं, ठीक है, अनुप्रयोग विकसित किए जाते हैं। आगे चलते हैं। नैनो तकनीकी शब्द जापानी वैज्ञानिक नोरियो तानागुची द्वारा 1974 में दिया गया है। नैनो एक क्या है, ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ है बोना, मतलब छोटा, ठीक है। तकनीकी रूप से नैनो से तात्पर्य क्या है, 10⁻⁹, ठीक है। नैनो स्केल क्या है, 1 nm - 100 nm, ब्रैकेट 10⁻⁹ माइनस 10⁻⁷m, ठीक है, मीटर। तो इसकी टाइमलाइन क्या रही है, 1959 में वैज्ञानिक, अमेरिकी वैज्ञानिक रिचर्ड फिनमैन ने एक व्याख्यान दिया था, ठीक है, इसके बारे में, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में एक लेक्चर दिया था। देयर एज अ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, ठीक है। तो इस टाइटल के नाम से क्या दिया है, फिनमैन ने एक लेक्चर दिया था अमेरिका में 1959 में। इसमें फिनमैन ने बताया कि कैसे स्वतंत्र परमाणुओं और अणुओं के साथ जोड़ तोड़ की प्रक्रिया से विज्ञान को नया आयाम दिया जा सकता है, ठीक है। इस भाषण ने नैनो तकनीक के क्षेत्र के लिए प्रेरणा प्रदान की। ये साहब है, कौन है, फिनमैन साहब है, ठीक है। और ये इनका लेक्चर है। 1974 में टोक्यो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नोरियो तानेगुची ने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द दिया है, ठीक है। और 1985 में राइस यूनिवर्सिटी यूएसए के वैज्ञानिक ने बक्की बॉल या बक मिनिस्टर फुलरिन और इसकी संरचना की खोज की। उन्होंने इसके लिए 1996 का रसायन नोबेल पुरस्कार दिया गया। किनको, राइस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक है, कौन, बकमिंस्टर, ठीक है। 1986 में एमआईटी के एरिक ड्रेक्सलर ने इंजिन्स ऑफ क्रिएशन नामक पुस्तक ली। कौन सी पुस्तक, इंजिन्स ऑफ क्रिएशन नामक पुस्तक ली, जिसने मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी को विश्व विख्यात किया, ठीक है। तो ये कौन है, एरिक ड्रेक्सलर। 1991 में जापानी वैज्ञानिक सोमियो इजिमा ने कार्बन नैनोट्यूब का निर्माण किया था, सीएनटी का, ठीक है, कार्बन नैनोट्यूब का निर्माण किया था। तो कुछ इस तरीके की होती है कार्बन नैनोट्यूब, ये होती है। 1992 नैनो स्ट्रक्चर कैटलिस्ट मटेरियल MCM41 MCM42 खोजे गए। ये नैनो स्तर के उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट है, जो कच्चे तेल के शोधन, ड्रग डिलीवरी, जल प्रसंस्करण में उपयोग किए जाते हैं। 2000 में नैनो प्रौद्योगिकी के आधारित उत्पादों को बाजार में आए, ठीक है।
कौन कौन सी चीजें आई बाजार में? गोल्फ बॉल, जो ऐसी कोटिंग युक्त जिससे कि हवा बॉल में लहराए नहीं, ठीक है, इस तरीके की बॉल का निर्माण किया गया। मजबूत टेनिस रैकेट, ठीक है, स्ट्रेंथ एंड रेजिलिएंट, स्क्रैच प्रूफ ऑटोमोबाइल बम्पर, नैनो सिल्वर एंटीबैक्टीरियल मोजे, जो क्या है, बिना गंध के वो मोजे थे, ठीक है। तो ये टेनिस बॉल है, ये रैकेट है, और ये जूते हैं, और ये गाड़ी है, ठीक है। तो ये सब, इन सब का निर्माण किससे, कौन सी टेक्निक से किया गया? नैनो टेक्नोलॉजी से। 2006 में राइस यूनिवर्सिटी यूएसए के जेम्स टूर ने नैनो कार विकसित की, जिसमें 4 बकी बॉल बकमिंस्टर फुलरिन परमाणु होते हैं, तथा यह रक्त में गति करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फुलरिन होते हैं, बकमिंस्टर फुलरिन। नैनो तकनीक के संबंधी दृष्टिकोण क्या है? तो दो तरह के दृष्टिकोण है, एक तो टॉप टू बॉटम, ठीक है, और एक है बॉटम टू टॉप, ठीक है। टॉप टू बॉटम में क्या है? इसके तहत सामान्य पदार्थ को सीमा तक तोड़ा जाता है, ऐसी सीमा तक तोड़ा जाता है जब तक कि नैनो पैमाने को प्राप्त न कर लिया जाए, ठीक है। तो इसको टॉप टू बॉटम में क्या होता है कि एक बड़ा पदार्थ लेते हैं, उसको धीरे 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 तोड़ते हैं, ठीक है। वो तोड़ने की सीमा वो होती है कि वो नैनो पैमाने तक प्राप्त ना कर ले, ठीक है। ये अपेक्षाकृत क्या एक सरल विधि है और इफेक्टिव कम है ये। प्रमुख वैज्ञानिक कौन थे इनके? नोरी तानागुची, और एग्जाम्पल क्या है इसका? नैनो कण और नैनो पाउडर, ठीक है। बॉटम टू टॉप, इसके तहत स्वतंत्र परमाणुओं को विशिष्ट विन्यास में जोड़कर नैनो पैमाने की संरचना प्राप्त की जाती है। ये अपेक्षाकृत जटिल है, अधिक प्रभावी है, और वैज्ञानिकों ने एक ड्रैक्सलर इसके वैज्ञानिक है, उदाहरण नैनो रोबोट, ठीक है। तो ये तो है टॉप टू बॉटम अप्रोच, और ये है बॉटम टू टॉप अप्रोच, ठीक है। इसमें क्या किया गया है? पहले एक बड़ा मटेरियल लिया गया है, तो इसको फिर तोड़ा गया, फिर इन टूटे हुए टुकड़ों में से फिर तोड़ा गया। इधर क्या हुआ? टूटे हुए टुकड़ों को पहले लिया गया, फिर उनको थोड़ा थोड़ा जोड़ा गया, और फिर उसको बड़ा बनाया गया। तो इस तरीके से बॉटम टू टॉप और टॉप टू डाउन नैनो टेक्नोलॉजी की क्रिया होती है, ठीक है। नैनो तकनीकी, नैनो तकनीक के अनुप्रयोग, ठीक है। तो खाद्य और कृषि और खाद्य में इसका उपयोग किया जाता है, उद्योगों में, स्वास्थ्य और चिकित्सा में, सूचना और संचार में, ऊर्जा एनर्जी में, पर्यावरण में, इन सब का उपयोग किया जाता है। कृषि और खाद्य, ठीक है। नैनो पोरस जियोलाइट, मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाने में, मृदा प्रदूषकों का अवशोषण करने में, ठीक है। नैनो पोरस जियोलाइट का उपयोग किसमें किया जाता है? मृदा की जल क्षमता को बढ़ाने में और मृदा प्रदूषकों का अवशोषण करने में नैनो पोरस जियोलाइट का उपयोग किया जाता है। नैनो कैप्सूल, स्मार्ट कीटनाशी जो वांछित जगह पर वांछित कीटों को ही नष्ट करेंगे, ठीक है। तीसरा होता है नैनो सेंसर, मृदा के प्रदूषण और क्षरण में सूचक होता है, ठीक है। नैनो मैग्नेट क्या होते हैं? मृदा के प्रदूषकों के निष्कर्षण हेतु ये यूज में लिए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं नैनो तकनीक के उपयोग से उन्नत किस्मों का विकास संभव हुआ, ठीक है। खाद्य फूड में किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है? नैनो कंपोजिट, इसका उपयोग फूड आइटम की पैकेजिंग में किया जाता है। नैनो उत्प्रेरक क्या होते हैं? खाद्य प्रोसेसिंग में, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उसमें यूज में लिया जाता है इनको। सड़न रोधी नैनो कोटिंग, तो खाद्य पदार्थों में सड़न को रोकने हेतु सड़न रोधी आवरण बनाने में नैनो कोटिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन इंडस्ट्री में किस तरीके से यूज में लिया जाता है। नैनो वर्णक, ठीक है, नैनो वर्णक, इसका उपयोग अधिक स्थायी व कम हानिकारक रंगों के निर्माण के लिए किया जाता है। कार्बन नैनो ट्यूब, इसका उपयोग टेनिस रैकेट में और भूकंप रोधी इमारतों में किया जाता है, ठीक है। नैनो कंपोजिट का उपयोग कहाँ किया जाता है? फूड पैकेजिंग में, कंप्यूटर चिप्स में, और वाहनों के लिए जो उनके जो इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, कल पुर्जे बनाए जाते हैं, उनके निर्माण के लिए नैनो कंपोजिट का उपयोग किया जाता है।
नैनो फिल्टर वाहनों से निकलने वाले धुएं से प्रदूषणकारी सूक्ष्म कणों को फिल्टर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नैनो सिल्वर एंटीबैक्टीरियल टेक्सटाइल गंध रहित कपड़ों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और व्हीकल फ्री एंटी स्टेन टेक्सटाइल, ठीक है, ये सब इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। सेल्फ क्लीनिंग टेक्सटाइल, यूवी ब्लॉकिंग टेक्सटाइल, सेल्फ क्लीनिंग सरफेस, ये सब किसमें इंडस्ट्री में काम में लिए जाते हैं। और अब आते हैं हेल्थ एंड मेडिकल में नैनो टेक्नोलॉजी का किस तरीके से उपयोग में लिया गया है। बुद्धिमान औषधियाँ स्मार्ट ड्रग्स, ये केवल प्रभावित ऊतकों कोशिकाओं पर असर करेगी। दवाओं का दुष्प्रभाव न्यूनतम होगा और प्रभावशीलता बढ़ेगी। बहुत अच्छा ये रिवोल्यूशनरी चेंजेस है ये नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। नैनो तकनीक आधारित सर्जरी से कोशिकीय स्तर पर शल्य क्रिया की जा सकेगी जिसमें रक्त ह्रास और संक्रमण का खतरा भी नहीं होगा। बायो निम्स क्या होते हैं? ये विशेष प्रकार के नैनोबोट्स होते हैं, नैनो रोबोट्स होते हैं, जिन्हें बिना चीरफाड़ मानव शरीर में प्रवेश करवाकर वांछित ऊतक कोशिका को उपचारित किया जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बायो नैम्स, ठीक है। बिना चीरफाड़ के क्या रोग का, डिजीज का क्या किया जाता है? उपचार किया जा सकता है, ठीक है। कैंसर थेरेपी, क्वांटम डॉट द्वारा कैंसर कोशिका का पता लगा जाता है और फिर नैनो रोबोट द्वारा उन्हें सटीकता से नष्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मेडिकल और हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। घाव बढ़ने में, हीमोफीलिया रोग या ब्रेन हेमरेज की स्थिति में व्यक्ति में ऐसे नैनोकण प्रविष्ट करवाए जाएंगे जो खून का थक्का बनाने में सहायक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। नैनो तकनीक आधारित नैनो चिप्स, नैनो सर्किट जिसका आकार छोटा व एफिशिएंसी इसकी हाई होगी। क्वांटम लेजर क्या होता है? यह सामान्य लेजर की तुलना में अधिक प्रभावी और सटीक होती है। एनर्जी, नैनो तकनीक आधारित सोलर सेल जिनकी आवेश धारण क्षमता हाई होती है, ठीक है। सोलर पैनल पर ऐसे नैनो पदार्थों की कोटिंग या पेंट जो धूल व जल प्रतिकर्षी हो तथा अधिकतम सौर विकिरणों का अवशोषण करे। तो सोलर पैनल पर ऐसे किस तरह क्या नैनो पदार्थों को की कोटिंग की जाती है या पेंट किया जाता है जो धूल को और जल को आकर्षित ना करें और ज्यादा से ज्यादा क्या करें? सोलर सूर्य की किरणों का अवशोषण करें। नैनो बल्ब क्या होता है? CSIR के वैज्ञानिकों द्वारा एलईडी से भी उच्च दक्षता वाले बल्ब तैयार किए जाते हैं। नैनो स्ट्रक्चर कैटलिस्ट मटेरियल, कच्चे तेल के शोधन में प्रयुक्त, ठीक है। हाइड्रोजन को भविष्य की ऊर्जा माना जाता है। हाइड्रोजन को भंडारित करने हेतु कार्बन नैनोट्यूब का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पर्यावरण नैनो फिल्टर, आईआईटी मद्रास और बीएचयू द्वारा विकसित फिल्टर जो नैनो स्तर तक के प्रदूषक कणों के निष्पादन में सक्षम है। उपयोग क्या क्या उपयोग है? वाहनों में और उद्योगों में नैनो फिल्टर का यूज किया जाता है। नैनो सेंसर क्या होते हैं? प्रदूषण स्तर की सूचना देने में इसका उपयोग किया जाता है। नैनो फिल्टर, नैनो झिल्ली क्या होती है? जल के निस्पंदन और उपचारण में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। नैनो मैग्नेट्स, वायु और जल के प्रदूषकों के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और नैनो जियोलाइट क्या होती है? मृदा के प्रदूषकों को अवशोषित करने के लिए नैनो जियोलाइट का उपयोग किया जाता है। टीओ2 कण टीओ2 कण वायु प्रदूषण को कम करने में टीओ2 कण काम में आते हैं। नैनो तकनीक संबंधी चुनौतियां क्या है और चिंताएं क्या है, ठीक है। पदार्थ के परमाणु और आणविक स्तर तक पहुंचना बहुत जटिल है। पदार्थ के परमाणु स्तर संरचना में बदलाव है तो अत्यधिक बंधन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसे नैनो असेंबलर का निर्माण करना जो नैनो स्तर पर परमाणुओं का सटीकता से पृथक्करण व संवेदन कर सके। प्रशिक्षित और कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता, उच्च लागत, ग्रे गू की समस्या,
अर्थात नैनो बोट्स द्वारा स्व प्रतिकरण की क्षमता विकसित कर लेना। नैनो लिटर बक्स वे नैनोकण जिनका प्राकृतिक अपघटन संभव नहीं है, ये पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, जापान नैनो तकनीक क्षेत्र में बहुत आगे हो सकता है। अपार संभावना वाली इस तकनीक पर कुछ देशों का प्रभुत्व हो जाए। कॉपीराइट और पेटेंट अनेक छिपे खतरे संभव, क्योंकि इस तकनीक के अनुप्रयोग के दूरगामी प्रभाव पूरी तरह पता नहीं है। ठीक है, नैनो तकनीक को भविष्य की तकनीक क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्योंकि इसको नैनो तकनीक द्वारा स्थूल की सीमाओं को पार कर नैनो क्षेत्र में प्रवेश किया जाता है। मतलब बड़ी जो चीजों की जो बड़ी सीमाएं होती है, जैसे पहले क्या थे, बड़े बड़े कंप्यूटर थे। कंप्यूटर की जो आकार था वो कमरे के बराबर होता था पहले। ठीक है, कमरे से भी बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। तो उनका क्या हो जाना, छोटा हो जाना, लैपटॉप हो जाना, टैबलेट हो जाना। ठीक है, इस पैमाने पर पदार्थ के बिल्कुल नए व्यवहार सामने आते हैं। सतह व आयतन का अनुपात अत्यधिक बढ़ जाता है। ठीक है, नैनो स्तर पर परंपरागत भौतिकी के नियम गौण हो जाते हैं तथा क्वांटम नियम प्रभावी हो जाते हैं। इससे परंपरागत भौतिकी की सीमित क्षमता व सीमाओं को लांघा जा सकता है। नैनो स्तर पर पदार्थ के गुणों हेतु उसकी संरचना उत्तरदायी होती है। अतः उसकी संरचना में बदलाव कर पदार्थ में विशेष गुणों को उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, नैनोटेक, बायोटेक, इंफोटेक और फिर रिवोल्यूशन होता है इसे। भारत का नैनो मिशन क्या है? भारत ने 2001 से 2006 के दौरान साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के द्वारा नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी की पहल की। भारत में नैनो विज्ञान और तकनीकी मिशन की शुरुआत विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने की। कब? 2007 में। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन की नोडल एजेंसी के रूप में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान इसके क्रियान्वयन हेतु नैनो मिशन परिषद का गठन किया गया। ठीक है, इस परिषद की सहायता हेतु दो सलाहकारी समूह बनाए गए। पहला नैनो विज्ञान सलाहकारी समूह, दूसरा नैनो अनुप्रयोग और तकनीकी सलाहकारी समूह। नैनो मिशन परिषद के अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर सी एन आर राव। ठीक है, एनएसटीएम हेतु सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। एनएसटीएम 2 चरणों में शुरू किया गया है, 2007 से 12 और 12 से अब तक। नैनो मिशन के क्या उद्देश्य हैं? एनएसटी से संबंधित आधारभूत ढांचे का विकास करना, और इसके अलावा इस क्षेत्र में कार्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र व ट्रिपल पी को प्रोत्साहन देना। पब्लिक पार्टिसिपेट पैरिटी। ठीक है, पब्लिक पार्टिसिपेट पैरिटी। एनएसटी के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। एनएसटी क्षेत्र में मानव संसाधन का विकास एवं प्रशिक्षण। एनएसटी क्षेत्र में अनुप्रयोगों के विकास हेतु अकादमी इंडस्ट्री सहभागिता को प्रोत्साहन देना। एनएसटी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। ये नैनो मिशन के उद्देश्य हैं। एनएसटीएम एनएसटीएम का पता है ना आपको, क्या? नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन के तहत देश भर में 14 संस्थानों में 19 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए, जिनमें नैनो विज्ञान हेतु 11, नैनो तकनीक हेतु 7, पदार्थ विज्ञान हेतु 1। इनमें आईआईटी मद्रास, मुंबई, कानपुर, दिल्ली, बीएचयू, आईआईएससी बेंगलुरु और टीआईएफआर बॉम्बे प्रमुख है। इसके अलावा संस्थान कौन कौन से? सीएसआईआर और इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मोहाली में। एनएसटीएम के तहत 64 मिशन मोड परियोजना संचालित की गई है। इस दौरान भारत में 23,000 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए तथा भारत नैनो विज्ञान व तकनीकी नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में रिसर्च पेपर प्रकाशन में विश्व में तीसरे स्थान पर आ गया है, यूएसए और चाइना के बाद में। एनएसटीएम के तहत जर्मनी, जापान, रूस, इटली आदि देशों के साथ एनएसटी में अंतरराष्ट्रीय सहयोग व अनुसंधान को बढ़ावा दिया गया। नैनो विज्ञान व नैनो तकनीकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत में मार्च 2020 में आयोजित किया गया था। ठीक है, कुछ नैनो सामग्री जैसे ग्राफीन। ये क्या होता है? ग्राफीन कार्बन का क्रिस्टलीय स्वरूप होता है। ये इसकी संरचना क्या होती है? षटकोणीय वलय होता है।
परतदार षटकोणीय वलन होता है, मुलायम और चिकना होता है, रंग इसका धूसर होता है, चालकता क्या होती है इसकी, ताप विद्युत दोनों का सुचालक होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, ताप और विद्युत का सुचालक है। उपयोग इसका किसमें किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है लेड पेंसिल में, मंदक के रूप में, शुष्क स्नेहक के रूप में, शुष्क सेल में, इलेक्ट्रोड के रूप में, लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश में। ठीक है। कार्बन का क्रिस्टलीय स्वरूप, बकमिंस्टर फुलविन, बकमिंस्टर फुलविन। कार्बन का क्रिस्टलीय स्वरूप, फुलविन का सबसे सामान्य रूप, राइस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा 1985 में खोजा गया। 1996 में उन्हें रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला। संरचना पंचकोणीय या षटकोणीय पिंजरा नुमा, फुटबॉल जैसी। ठीक है। ये कठोर होता है और उपयोग क्या होता है इसका, अति चालकता के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में और हल्की बैटरी बनाने में बक मिस्टर फुलिन का उपयोग किया जाता है। कार्बन नैनोट्यूब क्या होता है, कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप ग्राफीन की एकल परत से निर्मित बेलनाकार संरचना है, जिसका व्यास नैनोमीटर पैमाने का होता है। यह अत्यधिक मजबूत होने के साथ क्या है, पर्याप्त लोचशीलता का गुण भी रखती है, और इसमें लंबाई व व्यास का अनुपात बहुत ऊंचा होता है। ठीक है, बहुत हाई होता है। तो लंबाई और व्यास का अनुपात क्या है, 13 लाख इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 13 करोड़ 20 लाख अनुपात एक का क्या होता है, इसमें लंबाई और व्यास का अनुपात होता है। उपयोग किसमें लिया जाता है, बहुलकों में, फ्लैट स्क्रीन डिस्प्ले में, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में, भूकंपरोधी मकानों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं, अर्धचालक के कणों का आकार अत्यधिक छोटा कर दिया गया है, तो उनमें विशिष्ट प्रकाशिक व इलेक्ट्रॉनिक गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। ये नैनो आकार के कण क्वांटम डॉट्स कहलाते हैं। इसका उपयोग सोलर सेल में किया जाता है। नैनो स्पिनर क्या होता है, ये आईआईटी बॉम्बे इंक्यूबेटेड नैनो स्निफ टेक्नोलॉजीज नामक एक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है। ये 10 सेकंड से भी कम समय में सभी प्रकार के सैन्य, घरेलू और पारंपरिक विस्फोटकों का पता लगा सकता है। ये नैनोग्राम मात्रा के विस्फोटकों का भी पता लगा सकता है। यह एमईएमएस माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम पर आधारित होता है। अब आते हैं अंतरिक्ष स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है भारत की। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी खत्म हो चुकी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इन इनकोस्पार को इसरो के रूप में 15 अगस्त 1969 को स्थापित किया गया है। मुख्यालय कहाँ है इनका, बेंगलोर है। उद्देश्य क्या है इसका, राष्ट्रीय हित, राष्ट्र के विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग का उपयोग करना। इसरो के अधीन कौन कौन से संस्थान कार्यरत है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम है। ठीक है। पहले इसको TERLS पेडलस के रूप में जाना जाता था। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV DSLV यहाँ पर विकास विकसित हुआ है। ठीक है। UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में, यह उपग्रह और अंतरिक्ष यान यहाँ विकसित किए जाते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष यान श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज, भारत के उपग्रह यहाँ से लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है। लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर तिरुवनंतपुरम, ये बेंगलुरु में है। ठीक है। यह ठोस और तरल प्रणोदन प्रणाली के डिजाइन और विकास का कार्य करता है। इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी हिल्स तमिलनाडु में, पूर्व में लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर से के रूप में जाना जाता था। यह अपर स्टेज तरल प्रणोदक और क्रायोजेनिक चरण के विकास के लिए संबंधित है। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, ये कहाँ पे, हसन कर्नाटक, भोपाल और मध्य प्रदेश में। इसरो के सबू भू स्थिर भूतुल्यकालिक उपग्रहों की निगरानी और नियंत्रण इस केंद्र के से किया जाता है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में है।
सुदूर संवेदी उपग्रहों से प्राप्त डेटा को विभिन्न तकनीकों और अनुप्रयोगों के साथ इस केंद्र में संग्रहित और संसाधित किया जाता है ताकि इसका उपयोग आपदा प्रबंधन, भूस्थानिक सेवाओं, शासन और क्षमता निर्माण में किया जा सके। एनआरएससी के 6 क्षेत्रीय केंद्र हैं। कौन कौन से? देहरादून, जोधपुर, नागपुर, बेंगलुरु, खड़गपुर और शिलोंग। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बेंगलुरु। हाल में गगनयान परियोजना के कार्यान्वयन के लिए इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के तहत इसे स्थापित किया गया है। इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क बेलालू, कर्नाटक में। यह इस ट्रैक की मदद से अंतर्गृह मिशन के साथ संपर्क स्थापित करता है। नेक्स्ट आता है इसरो टेलीमेंट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, ग्राउंड स्टेशन का वैश्विक नेटवर्क जो उपग्रह प्रक्षेपण यान मिशनों की टेलीमेट्री ट्रैकिंग और निर्देशन में सहायता प्रदान करता है। भारत में केंद्र कौन कौन से इसके? पोर्ट ब्लेयर, तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम, बेंगलुरु, श्रीहरिकोटा और लखनऊ। ठीक है। वैश्विक स्टेशन कहाँ कहाँ पे है इसके? इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड नेटवर्क मॉरिशस है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, रूस है, नॉर्वे है, पनामा में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद और दिल्ली में। ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित विभिन्न अनुप्रयोगों और प्रणालियों के अनुसंधान एवं विकास का कार्य करता है। दूरसंचार, सुदूर संवेदन, उपग्रह नौवन, मौसम विज्ञान आदि से संबंधित है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून, उत्तराखंड। उपग्रह की कौन कौन सी कक्षाएं होती है? कक्षा क्या होता है? किसी भी खगोलीय पिंड अथवा उपग्रह जो किसी अन्य खगोलीय पिंड की परिक्रमा कर रहा है वो उसका काल्पनिक पथ क्या कहलाता है? कक्षा कहलाता है। जैसे मान लो ये सूर्य है तो और ये पृथ्वी है। पृथ्वी क्या है कि सूर्य के चक्कर लगा रही है। ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये जो पथ है पृथ्वी का ये क्या कहलाता है? कक्षा। ठीक है, इसका उसकी कक्षा पृथ्वी की कक्षा कहलाती है। और कक्षा के कितने प्रकार होते हैं? एक तो होता है मियो, एक होता है लियो और एक होता है जियो। ठीक है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और इसके अलावा है कक्षा में बात करते हैं हम कक्षा के बारे में। निम्न भू कक्षा। ठीक है, तो ये क्या होता है? लो ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो ये क्या हुआ? लियो। ठीक है, यह 160 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित होता है। मुख्यतः 900 से 1000 किलोमीटर ऊंचाई का उपयोग किया जाता है। इस कक्षा में उपग्रह का परिक्रमण काल 90 से 128 मिनट तक का होता है। ठीक है, इसका उपयोग सुदूर संवेदी उपयोग उपग्रहों हेतु किया जाता है। आप परंतु आजकल इसका उपयोग संचार व नौवहन उपग्रहों हेतु भी किया जाता है। इसका उपयोग साउंडिंग रॉकेट परीक्षण उपग्रहों हेतु भी किया जाता है, जैसे स्पुतनिक, आर्यभट्ट, भास्कर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी यही अवस्थित है। 400 किलोमीटर 15 चक्कर लगाते हैं दिन में। ठीक है, ध्रुवीय कक्षा यह निम्न भू कक्षा का एक विशेष प्रकार है। ठीक है, ये कक्षा पृथ्वी के ध्रुवीय अक्ष के समानांतर होती है। जैसे मान लो ये पोल है। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या करते हैं? पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं इस तरीके से। ठीक है, उपयोग क्या होता है इसका? सुदूर संवेदन, जासूसी और निगरानी और वातावरण जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करना। सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट। ठीक है, ये क्या होता है? ये निम्न भू कक्षा का एक विशेष प्रकार होता है। ये कक्षा में इस कक्षा में क्या होता है कि उपग्रह की कक्षा का झुकाव सूर्य के सापेक्ष स्थिर रहता है। ठीक है, जैसे क्या हुआ? ये सन हुआ और ये इस तरीके से क्या होता है? सूर्य की तरफ क्या होता है? इसका झुकाव होता है। ठीक है, ताकि क्या हो? एनर्जी मिलती रहे सूर्य की। उपग्रह समान अक्षांश व
समान स्थानीय समय पर पहुंचता है। ठीक है, उपग्रह समान अक्षांश पर समान स्थानीय समय पर पहुंचता है। उपयोग क्या होता है? पृथ्वी के मानचित्रीकरण व इमेजिंग में इसका उपयोग किया जाता है। जासूसी व निगरानी में इसका उपयोग किया जाता है। सुदूर संवेदन में इसका उपयोग किया जाता है। वातावरण का अध्ययन करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। मध्य भूकक्षा, यह निम्न भूकक्षा है, वह भूतुल्यकालिक कक्षा के मध्य अवस्थित है। ठीक है। मिड अर्थ ऑर्बिट, मिड अर्थ ऑर्बिट, ये क्या होता है? जो निम्न भू कक्षा होती है 2000 किलोमीटर, वह भूतुल्य कक्षा जो 35,786 किलोमीटर के मध्य अवस्थित होता है। ये इसमें मुख्यतः 20,200 किलोमीटर ऊंचाई का उपयोग किया जाता है। इस कक्षा में उपग्रह उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? 2 से 24 घंटे तक का होता है। इसका उपयोग मुख्यतः नौ वाहन उपग्रहों हेतु किया जाता है। ठीक है, जीपीएस, लोसनास और गैलीलियो, इस तरीके के उपग्रह हैं। भूतुल्यकालिक कक्षा क्या होती है? यह 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित होता है। ये जो कक्षा होती है 35,000 पृथ्वी से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। इस कक्षा में पृथ्वी का परिभ्रमण काल और उपग्रह का परिक्रमण काल समान होता है। ठीक है, पृथ्वी का परिभ्रमण और उपग्रह का परिक्रमण काल क्या है? समान होता है। उपग्रह एक दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। पृथ्वी भी क्या करती है? सूर्य का एक दिन में पूरा चक्कर लगाती है। इसलिए क्या होता है? पृथ्वी का परिभ्रमण और उपग्रह का परिक्रमण काल दोनों सेम होता है। इसका उपयोग मुख्यतः संचार उपग्रहों में हेतु किया जाता है, परंतु इसमें नौहान उपग्रह भी प्रक्षेपित किए जा सकते हैं। ठीक है। भू स्थिर कक्षा, यह भू तुल्यकालिक कक्षा एक विशेष प्रकार होती है। ये कक्षा पृथ्वी के विषुवत रेखीय तल के समानांतर होती है। ठीक है। इस कक्षा में उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष सदैव स्थिर प्रतीत होता है। जैसे मान लो कि ये कोई पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे तो, और इस जगह पे क्या हो, एक मिनट पेन वाइट कर लेता हूँ। ये एक लोकेशन है और यहाँ पे उपग्रह है। तो इस लोकेशन के लिए इस उपग्रह को तैनात किया गया। ठीक है, तो इसलिए क्या ऐसा हमें क्या लगता है कि ये हमेशा हमेशा के लिए स्थिर है। इस कक्षा में उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष सदैव स्थिर से प्रतीत होता है। इसका उपयोग मुख्य संचार उपयोगी हेतु किया जाता है, परंतु इसे नौवहन सुदूर संवेदन हेतु भी प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है भूतुल्यकालिक भू-स्थिर स्थानांतर कक्षा। ये कक्षा भू-स्थिर अथवा भूतुल्यकालिक कक्षा से लगभग 200 किलोमीटर नीचे अवस्थित होती है। प्रारंभ में संचार उपग्रह को इसी कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है, फिर पश्चात इसे भू-स्थिर कक्षा में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है। ह्यूमन ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होता है? ह्यूमन ट्रांसफर ऑर्बिट होता है, यह एक दीर्घ वर्ताकार कक्षा है जिसका उपयोग किसी उपग्रह को एक वर्ताकार कक्षा से दूसरी वर्ताकार कक्षा में स्थानांतरित करने हेतु किया जाता है। ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि जैसे कि ये एक परिपथ है। ठीक है, तो ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते जो ये वाला ऑर्बिट है, इसमें प्रवेश करवाने के लिए इस ऑर्बिटों का उपयोग किया जाता है। ग्रेवयार्ड ऑर्बिट क्या होता है? इसे जंक या डिस्पोजल कक्षा भी कहते हैं। यह 36,050 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। इसका उपयोग अंतरिक्ष खतरे की समस्या का निस्तारण हेतु किया जाता है। निष्क्रिय उपग्रहों को इस कक्षा में स्थानांतरित कर दिया जाता है। प्रणोदक व क्रायोजेनिक स्टेज क्या होती है? प्रणोदक क्या होता है? ईंधन और ऑक्सीकारक को संयुक्त रूप से प्रणोदक कहा जाता है। प्रणोदक किससे कहा गया है? ईंधन और ऑक्सीकारक को। लाइट चली गई है, फिर भी हम कंटिन्यू रखते हैं।
ईंधन व ऑक्सीकारक दोनों मिला के प्रणोदक होते हैं। प्रक्षेपण यान या रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जब ईंधन को ऑक्सीकरण की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो भारी मात्रा में गर्म दाबित गैसें नीचे की ओर उत्सर्जित होती है, जिससे रॉकेट को ऊपर की ओर बल मिलता है, उसको प्रणोदक बल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, प्रणोदक के प्रकार कौन कौन से होते हैं? ठोस हो सकता है, ये द्रव हो सकता है और क्रायोजेनिक स्टेज पे हो सकता है। ठीक है। ठोस प्रणोदक क्या होते हैं? ईंधन हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पोलीब्यूटाइन पोलीब्यूटाइडाइन और दूसरा ऑक्सीकारक अमोनियम परक्लोरेट। जो लिक्विड में होता है वो कैसे होता है? लोअर स्टेज पे इसको यूज में किया जाता है। और ईंधन होता है इसमें अनसिमेट्रिक डाइमेथिल हाइड्रोजिन होता है। और ऑक्सीकारक क्या होता है इसमें? नाइट्रोजन पर होता है। ठीक है। अपर स्टेज पे क्या होता है? ईंधन क्या कौन सा काम में लिया जाता है? मोनोमेथिल हाइड्रोजीन। और ऑक्सीकारक ऑक्सीडेंट क्या कौन सा यूज में लिया जाता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड इसमें यूज में लिए जाते हैं। क्रायोजेनिक स्टेज क्या होता है? क्रायोजेनिक स्टेज में ईंधन जो तरल हाइड्रोजन इसमें यूज में लिया जाता है, जिसको -253 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। और ऑक्सीकारक होता है वो तरल ऑक्सीजन होता है। ठीक है। ऑक्सीजन क्या होता है? तरल। उसको हम -183 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं। ठीक है। प्रक्षेपण यान क्या होते हैं? प्रक्षेपण यान एक रॉकेट इंजन प्रणोदित वाहन है जिसका उपयोग पेलोड क्या होता है? सैटेलाइट उपकरण को पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की कक्षा या अंतरिक्ष तक ले जाने तो किया जाता है। ठीक है। वो क्या होते हैं? प्रक्षेपण यान होते हैं वो। प्रक्षेपण यान के प्रकार क्या? तो ऐतिहासिक होते हैं, वर्तमान में क्या क्या नाम है और भविष्य में इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं। ठीक है। ये क्या क्या कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं? तो ऐतिहासिक प्रकार कौन कौन से? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है। वर्तमान में कौन से चल रहे हैं? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और PSLV और GSLV। ठीक है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और जो फ्यूचर में है, कौन कौन से प्रक्षेपण यान है, लॉन्चिंग व्हीकल्स है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल और स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है। SLV क्या होता है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होता है? ये प्रथम पीढ़ी के प्रक्षेपण यान है। इसका विकास डॉक्टर APJ कलाम अब्दुल कलाम के नेतृत्व में किया गया है। इसका प्रथम परीक्षण 1979 में किया गया जो असफल रहा। दूसरा परीक्षण 1980 में किया जो सफल रहा। इसमें 4 स्टेज में ठोस प्रणोदक का उपयोग किया गया है। 40 से 50 किलोग्राम के सैटेलाइट को निम्न भूकक्षा में स्थापित करने में सक्षम था ये वाला लॉन्च व्हीकल। इसके माध्यम से रोहिणी सीरीज के सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। ठीक है। ASLV संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण दूसरी पीढ़ी का यह प्रक्षेपण यान है। इसका प्रयोग 1987 से 1994 के बीच किया गया है। इसमें 5 स्टेज ठोस प्रणोदक का उपयोग किया गया है। यह 140 से 150 किलोग्राम सैटेलाइट को निम्न भूभाग में स्थापित करने में सक्षम था। इसके माध्यम से स्ट्रेच्ड सैटेलाइट रोहिणी सीरीज सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया। ठीक है। लॉन्च किया गया। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये तीसरी पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल है। ये इसरो का मुख्य लॉन्च व्हीकल है। इसका प्रयोग 1994 में किया गया है। इसके 4 स्टेज प्रणोदक का प्रयोग होता है। पहला ठोस, फिर द्रव, फिर ठोस, फिर द्रव। ठीक है। इसमें 6 स्टेप और ब्यूटर्स का उपयोग किया जाता है, जिसमें ठोस प्रणोदक का उपयोग होता है। ठीक है। 6 स्टेप ऑन बूस्टर्स का। ठीक है। तो इसमें जो बूस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। इसमें S139 इंजन व विकास इंजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। PSLV के कौन कौन से प्रकार है? कोर अलोन,
ग्राउंड एंड स्टैंडर्ड और एक्स्ट्रा लार्ज। कोर अलोन में क्या होता है, 4 स्टेज प्रोपेलेंट होते हैं और नो स्टेप ऑन बूस्टर, 1100 किलोग्राम सैटेलाइट अप टू लो अर्थ ऑर्बिट में ये लॉन्च किया जाता है। ग्राउंड एंड स्टैंडर्ड क्या होता है, ये 4 स्टेज प्रोपेलेंट होते हैं, 6 स्टेप ऑन बूस्टर्स विथ 9 टन सॉलिड प्रोपेलेंट होता है, यूज में किया जाता है। 1680 किलोग्राम सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है। एक्स्ट्रा लार्ज में क्या होता है, ये भी 4 स्टेज प्रोपेलेंट होते हैं, 6 स्टेप ऑन बूस्टर विथ 12 टन सॉलिड प्रोपेलेंट होता है इसमें। और 1800 किलो के सैटेलाइट को हम लियो में प्रक्षेपित करते हैं। जीएसएलवी क्या, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये चौथी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। यह इसरो का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है। इसका प्रयोग 2001 से किया जा रहा है। इसमें 3 स्टेज प्रणोदक का उपयोग होता है, ठोस, द्रव और क्रायोजेनिक। इसमें 4 स्टेप ऑन बूस्टर का उपयोग किया जाता है, जिनमें ध्रुव प्रणोदक का उपयोग होता है। इसमें S-200 इंजन, विकास इंजन, CE-7.5 से क्रायोजेनिक इंजन 20 का उपयोग होता है इसमें, ठीक है। इसमें कौन कौन से, क्रायोजेनिक इंजन 7.5 और क्रायोजेनिक इंजन 20 का उपयोग इसमें होता है। जीएसएलवी के प्रकार, जीएसएलवी मार्क 1, जीएसएलवी मार्क 2, जीएसएलवी मार्क 3। जीएसएलवी मार्क 1 में रशियन केवीडी इंजन यूज किया जाता है और जीएसएलवी मार्क 2 में क्रायोजेनिक इंजन 7.5 इंजन यूज में किया गया और जीएसएल मार्क 3 में क्रायोजेनिक इंजन 20 इंजन यूज किया गया, ठीक है। जीएसएलवी मार्क 1 में 1.5 टन सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में इसको प्रक्षेपित किया गया है और मार्क 2 में 2.5 टन के सैटेलाइट लॉन्च किए हैं और मार्क 3 में 4 टन के सैटेलाइट लॉन्च किए गए, ठीक है। जीएसएलवी मार्क 2 में 5 टन के सैटेलाइट लियो तक लेके गए हैं और मार्क 3 में 10 टन के सैटेलाइट लो ऑर्बिट में ले जा सकते हैं, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकते हैं। और 4 टन के तो जीटीओ में और 10 टन के लो ऑर्बिट में, ठीक है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या होता है, पीएसएलवी जीएसएलवी जैसे पारंपरिक प्रक्षेपण यान को केवल एक बार उपयोग किया जा सकता है। इससे प्रक्षेपण की लागत बढ़ती है तथा मानव मिशन संभव नहीं हो पाता। री रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऐसा प्रक्षेपण यान है जो पेलोड को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के बाद पुनः पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तथा उच्चता व दाब परिस्थितियों को सहन करते हुए लक्ष्य स्थान पर क्या करता है, वापस लैंड करता है। इस प्रकार रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को एक से अधिक बार प्रक्षेपित हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। 2016 में इसरो द्वारा RLV-TD का सफल परीक्षण किया गया। इसमें स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग किया गया। इसके तहत निम्न परीक्षण किए गए, पहला हाइपरसोनिक फ्लाइट, ऑटोनोमस लैंडिंग, पावर्ड क्रूज फ्लाइट, हाइपरसोनिक फ्लाइट यूजिंग एयर ब्रीथिंग प्रोपल्सन। इसका महत्व क्या है, प्रक्षेपण की लागत को कम करना, फ्रीक्वेंट प्रक्षेपण संभव होता है इससे, बार बार हम क्या कर सकते, जल्दी प्रक्षेपण कर सकते हैं। मानव मिशन संभव है, गगनयान। अंतरिक्ष अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलेगा, रेवेन्यू में वृद्धि आएगी, अंतरिक्ष मलबे की समस्या पर लगाम होगी, तकनीकी क्षेत्र में भारत व इसरो की साख वृद्धि होगी, ठीक है। SSLV लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान, इसरो द्वारा निर्माणाधीन बेबी रॉकेट। विशेषता क्या है इसकी, 15 दिन में असेंबल करने योग्य है और छोटे सैटेलाइट ले जाने में ये सक्षम है। 500 किलो और 500 किलो तो लो ऑर्बिट में और 300 किलो सनसिंक्रोनाइज ऑर्बिट में ले जाने में ये सक्षम है। SSLV मल्टीपल ऑर्बिटल ड्रॉप ऑफ क्षमता से युक्त है ये। इसमें 3 स्टेज का क्या, ठोस प्रणोदक का उपयोग किया जाता है। महत्व क्या है इसका, इसमें प्रक्षेपण की लागत में कमी आती है, फ्रीक्वेंट प्रक्षेपण संभव होता है और रेवेन्यू में भी वृद्धि होती है। उपग्रह कौन कौन से होते हैं, सुदूर संवेदी, संचार उपग्रह, नौवहन और अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह।
सुदूर संवेदी उपग्रह कौन होते हैं, क्या होते हैं? अ, किसी वस्तु के भौतिक संपर्क में आए बिना उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहलाता है। सुदूर संवेदन हेतु प्रयुक्त उपग्रह सुदूर संवेदी उपग्रह कहलाते हैं। इन्हें सामान्यतः निम्न भूकक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है, जहां इनका आवर्तकाल 90 से 128 मिनट है। मतलब ये 90 से 128 मिनट में पृथ्वी के पूरा चक्कर लगा लेते हैं। सुदूर संवेदी उपग्रह पर विभिन्न प्रकार के कैमरे सेंसर लगे होते हैं जो सूक्ष्म तरंगों, अवरक्त तरंगों, दृश्य तरंगों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि लाइट इमेजिंग, सेल्फ स्क्रीनिंग कैमरा और वाइड फील्ड सर्वे। थर्ड, पैन क्रोमेटेड कैमरा। फोर्थ, ओशन कलर कैमरा। वेरी हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर या रेडियोमीटर। सुदूर संवेदी उपग्रह के उपयोग कौन कौन से? संसाधनों का आकलन करने में, मौसम संबंधी अनुमान लगाने में, आपदा के प्रबंधन में, शहर के नियोजन में, ग्राम के विकास में और जासूस और निगरानी में। भारत द्वारा पहला सुदूर संवेदी उपग्रह कौन सा है? IRS-1A 1988 में यूएसएसआर की मदद से प्रक्षेपित किया गया था। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। वर्तमान में भारत के 13 सुदूर संवेदी उपग्रह सक्रिय, इसमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित है। सोर्स सेट संसाधनों का पता लगाने में, ओशन सेट समुद्री संसाधनों का पता लगाने में और कार्टोसेट मानचित्रीकरण व अर्थ इमेजिंग हेतु इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रिसेट अर्थ ऑब्जर्वेशन हेतु मेगा ट्रॉपिक्स इसरो व CNES फ्रांस के संयुक्त परियोजनाओं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जल चक्र के अध्ययन हेतु चेट्टा सरल इसरो व CNES फ्रांस की संयुक्त परियोजना सैटेलाइट विथ आर्गोस एंड अल्टिका समुद्र विज्ञान अध्ययन हेतु मेटसेट कल्पना 1 भू स्थिर कक्षा में प्रक्षेपित सुदूर संवेदी उपग्रह मौसम की जानकारी देना, वातावरण का अध्ययन करना। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं संचार उपग्रह कौन कौन से थे। संचार प्रक्रिया में प्रयुक्त उपग्रह संचार उपग्रह कहलाते हैं। इन्हें सामान्यतः भू स्थिर कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है। इनका जो आवर्त होता है वो 24 घंटे में एक बार चक्कर लगा रहते हैं। संचार उपग्रहों का ट्रांसपोंडर लगे होते हैं। संचार उपग्रहों पर ट्रांसपोंडर लगे होते हैं। ये अपलिंक व डाउनलिंक द्वारा संचार सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, ये टावर से ऊपर भेजे जाते हैं। ठीक है, और फिर ये सैटेलाइट से नीचे टावर पर वापस भेजे जाते हैं। ठीक है, संचार उपग्रह का उपयोग दूरसंचार के लिए, दूरसंचार टेलीविजन प्रसारण के लिए, DTH सेवा की प्रदायगी, दूरस्थ शिक्षा के लिए, दूरस्थ चिकित्सा के लिए। भारत द्वारा पहला संचार उपग्रह कौन सा है? इनसेट 1B 1983 में नासा की मदद से प्रक्षेपित किया गया था। इनसेट 1A का 1982 में प्रक्षेपण असफल रहा था। संचार उपग्रह के तहत इनसेट व जीसेट सीरीज के उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे। नेशनल सैटेलाइट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। वर्तमान में भारत में 15 संचार उपग्रह सक्रिय हैं। ठीक है, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित है। कौन कौन से? एग्री बर्ड वायुसेना के लिए, रुक्मणी नौसेना के लिए, ग्राम सेट ग्रामीण विकास दूर संचार दूर शिक्षा हेतु, एडुसेट दूर शिक्षा हेतु। नौवहन उपग्रह क्या होता है? उपग्रह नौवहन ऐसी प्रणाली है जिसमें उपग्रह का उपयोग कर सब्जेक्ट की भूस्थानिक अवस्थिति का पता की जाती है। इससे सब्जेक्ट के अक्षांश, देशांतर, ऊंचाई का पता लगाया जा सकता है। संपूर्ण पृथ्वी पर नौवहन हेतु 24 उपग्रह आवश्यक होते हैं। सब्जेक्ट की 3 डायमेंशन स्थिति का पता लगाने के लिए न्यूनतम 4 उपग्रह की आवश्यकता होती है। ठीक है, नौवहन तंत्र के 3 मुख्य अवयव कौन कौन से? स्पेस सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट और यूजर सेगमेंट। ठीक है, नौवहन प्रणाली 2 प्रकार की सेवा प्रदान करती है। कौन कौन सी? पहली स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस आम नागरिकों के लिए। दूसरी है रिस्ट्रिक्टेड सर्विस सेना व महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों के लिए। विश्व के प्रमुख नौवहन तंत्र कौन कौन से? GPS जो यूएसए का, ग्लोसनास रूस का, गैलीलियो यूरोपीय संघ का, वियोडाउ चीन का, नाविक भारत का। ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS यूएसए का नौवहन तंत्र है। इससे नव विस्तार भी कहा जाता है। इसका नियंत्रण यूएसए के वायुसेना के पास है। GPS प्रणाली का उपग्रह 1978 में प्रक्षेपित किया गया था। इस प्रणाली ने 1995 में
पूर्ण रूप से कार्य करना आरंभ कर दिया था। इस प्रणाली के कुल 32 उपग्रह हैं। ये उपग्रह मध्य भू कक्षा में प्रक्षेपित किए गए हैं। नाभिक क्या है? नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन भारत की क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है, जिसे IRNS भी कहा जा सकता है। यह भारत की सीमा से 1500 किलोमीटर की परास में नौवहन सुविधा उपलब्ध कराता है। इस प्रणाली में अभी तक 8 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं। 3 भूस्तर कक्षा में और 5 भू तुल्यकालिक कक्षा में है। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ किया जाता है? स्थलीय, हवाई, समुद्री नौवहन हेतु, मैपिंग व भू सर्वेक्षण में, आपदा प्रबंधन में, मोबाइल फोन में नौवहन हेतु, सटीक समय निर्धारण में, वाहनों की ट्रैकिंग और फ्लीट मैनेजमेंट में। महत्व क्या है? नौवहन में आत्मनिर्भरता, डेटा सुरक्षा, बेहतर सीमा प्रबंधन, बेहतर बेहतर भू सर्वेक्षण, आपदा प्रबंधन, सार्क सार्क देशों में भारत के कद में वृद्धि, रेवेन्यू में वृद्धि, और गगन क्या है? जियो GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम। ठीक है। इसरो व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की संयुक्त परियोजना ये गगन उपग्रह ग्राउंड स्टेशन से युक्त प्रणाली है। GPS संकेतों का उन्नयन करती है, जिससे उनकी गुणवत्ता सटीकता में वृद्धि होती है। इससे भारतीय उड़ान सूचना क्षेत्र में बेहतर नौवहन सेवाएं प्रदान की जा सकती है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? वायु परिवहन में, जेमिनी एप्लीकेशन में, गगन इनेबल मरीन इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन के लिए, मिसाइल नौवहन में, ब्रह्मोस के लिए, वन सर्वेक्षण में, कर्नाटक वन विभाग। ठीक है। अंतरिक्ष विज्ञान उपग्रह कौन कौन से? फ्लाई बाय मिशन, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। फ्लाई बाय मिशन क्या होता है? ये मिशन अंतरिक्ष में किसी खगोलीय पिंड के पास से गुजरती हुई सूचना एकत्रित करता है। नासा का मैसेंजर मिशन बुध ग्रह हेतु इसको यूज में किया गया है। ऑर्बिटर किसके लिए? ये मिशन अंतरिक्ष में किसी खगोलीय पिंड के चारों ओर चक्कर लगाते हुए सूचना एकत्रित करता है। इसरो का चंद्रयान, मंगलयान। ठीक है। लैंडर क्या होता है? यह मिशन किसी खगोलीय पिंड की सतह पर लैंड करता है तथा एक ही स्थान पर रहते हुए सूचना एकत्रित करता है। नासा का इनसाइट मिशन मंगल ग्रह हेतु। रोवर क्या है? ये मिशन किसी खगोलीय पिंड की सतह पर गति करते हुए सूचना एकत्रित करता है। नासा का क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह हेतु बनाया गया है। भारत के प्रमुख मिशन कौन कौन से? पहला चंद्रयान 1, भारत का पहला अंतर्गृह मिशन था। 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया था। 29 अगस्त 2009 में के बाद इससे संपर्क टूट गया। इसने चंद्रमा की सतह पर जल की खोज की। इसने चंद्रमा की सतह पर लावा निर्मित गुफाओं का पता लगाया। इसने चंद्रमा की सतह पर अपोलो मिशन के प्रभाव का अध्ययन किया। चंद्रयान 2 क्या है? जीएसएलवी मार्क 3 द्वारा 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से हरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया है। चंद्रमा की सतह का नक्शा करना इसका लक्ष्य था, और खनिजों का पता लगाना, पानी की उपस्थिति का पता लगाना। इस मिशन के 3 भाग है, कौन कौन से हैं? ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। ये चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। 8 पेलोड युक्त है ये ऑर्बिटर। लैंडर क्या है? चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास नियंत्रण लैंडिंग करेगा। पेलोड युक्त है ये भी। और प्रज्ञान रोवर क्या है? ये चंद्रमा की सतह पर अनुसंधान और प्रयोग करेगा। 2 पेलोड युक्त है ये भी। ऑर्बिटर पर लगे कुछ प्रमुख पेलोड कौन कौन से? आर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा, टेरेन मैपिंग कैमरा, चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सोल्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, चंद्रयान 2 एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक कंपोजिशनल एक्सप्लोरर, इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर। मिशन के अंतिम क्षणों में इसरो का विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया, यद्यपि ऑर्बिटर 7.5 वर्ष हेतु सक्रिय रहेगा। ठीक है। महत्व क्या है इसका? यह है अंतरिक्ष सौर मंडल, पृथ्वी व चंद्रमा की बेहतर समझ और अध्ययन में मदद करेगा। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव कम धूप प्राप्त करता है, इसलिए बर्फ के रूप में पानी मौजूद हो सकता है। कम तापमान, कम धूप, कम क्रेटर
अतः क्रेटर में सौर मंडल के आरंभ काल के जीवाश्म रिकॉर्ड हो सकते हैं। राष्ट्रीय गौरव, भारत छोटा देश होगा। मनोबल, वैज्ञानिक का मनोबल बढ़ता है इससे। अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रति युवाओं को प्रेरित और आकर्षित करना, इनोवेशन को बढ़ाया जा सकता है। मिशन में महिलाओं की भागीदारी से महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिला। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और इसरो की साथ में वृद्धि हुई। चंद्रयान 3, ये तीसरा चंद्रमा का अभियान है। चंद्रयान 2 का उत्तराधिकारी है। लैंडर और रोवर भी शामिल है। सॉफ्ट लैंडिंग है। अपेक्षित लॉन्च 2021 में ये किया गया था। जीएसएलवी मार्क 3, बजट 600 करोड़ है। ठीक है, तो ये हो चुका है और ये नाकाम भी हुआ था हमारा। चंद्रयान 3 सक्सेसफुल नहीं हुआ था। मंगलयान, मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये 5 नवंबर 2013 को पीएसएलवी एक्सल C-25 द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। 24 सितंबर 2014 को इसने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया। यह मंगल ग्रह के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इसका परिक्रमण काल लगभग 77 घंटे है। भारत यह सफलता प्राप्त करने वाला विश्व का चौथा देश है। भारत ने यह सफलता प्रथम प्रयास में और कम लागत पर ही प्राप्त किया है। मंगलयान पर लगाए गए प्रमुख उपकरण: मार्स कलर कैमरा, मीथेन सेंसर फॉर मार्स, लेमन अल्फा फोटोमीटर और थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट। एस्ट्रोसेट क्या है? इसरो द्वारा अंतरिक्ष में निम्न भूकक्षा में 650 किलोमीटर में प्रक्षेपित खगोलीय वेधशाला सितंबर 2015 में प्रक्षेपित है। मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप, यह एक ही समय में एक से अधिक तरह की तरंगों का अध्ययन कर सकती है। कॉस्मिक तरंगे, अक्षय तरंगे, पराबैंगनी तरंगे। इस प्रकार की विश्व की पहली खगोलीय वेधशाला। भारत खगोलीय वेधशाला प्रक्षेपित करने वाला विश्व का 5वां देश है। यूएसए, रूस और जापान। यूरोपियन, यूएसए का मतलब है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। गगनयान क्या है? इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के तहत इंडियन क्रूड ऑर्बिटल स्पेस क्राफ्ट है। इसरो का मानव मिशन जिसके तहत 3 से 4 व्यक्तियों को 5 से 7 दिन तक अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ठीक है, इसके प्रक्षेपण हेतु जीएसएलवी मार्क 3 का उपयोग किया जाएगा। इस मिशन में 10,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। संभावित प्रक्षेपण वर्ष 2022 था। ये भारत के अंतरिक्ष यात्री व्योमनॉट कहलाए। गगनयान में प्रयुक्त प्रमुख तकनीकी कौन कौन सी है? क्रू मॉड्यूल, एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंटल स्पेसक्राफ्ट, क्रू एस्केप सिस्टम और एनवायरमेंट कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इसमें चुनौतियां क्या है इसकी? 10,000 करोड़। तकनीकी चुनौतियां, प्रक्षेपण संबंधित चुनौतियां, व्योमनॉट की सुरक्षा, कनेक्टिविटी, व्योमनॉट की सुरक्षित वापसी, व्योमनॉट से तो अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र, व्योमनॉट के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव, अंतरिक्ष मलबे की समस्या, वातावरण प्रदूषण की समस्या। महत्व क्या है इसका? यह अंतरिक्ष और पृथ्वी की बेहतर समझ में सहायक होगा। राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाएगा। राष्ट्रीय गौरव है ये हमारा। ठीक है, यूरो अमेरिका, रूस और चीन के बाद में भारत चौथा देश ऐसा करने वाला। वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ेगा। उद्योगों का प्रोत्साहन मिलेगा। रोजगारों का सृजन होगा। नवाचारों की प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन मिलेगा। अंतरिक्ष विज्ञान तकनीक के प्रति युवा आकर्षित और प्रेरित होंगे। मिशन में महिलाओं की भागीदारी से महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। तकनीक के क्षेत्र में भारत इसरो की साथ में वृद्धि होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हम कम से कम 3 से 4 वीडियो बनाएंगे 1-1 घंटे का। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा लोगों के पास, ताकि फ्री में आपको नोट्स अवेलेबल हो सके और इस तरीके से क्लास आपको आसानी से अवेलेबल हो सके। जो बच्चे वंचित है, क्लास ना ले सके पैसों से, तो वो यहाँ आके आप क्लास ले सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों।